हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं। अगर हम बात करें जीएस की, तो जैसे आपके एसएससी जीडी का आपका जो पेपर हो रहा है, उन्हीं के जो क्वेश्चन है, एनालिसिस क्वेश्चन है, उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, अगर हम एसएससी जीडी के पेपर की बात करें तो अभी तक तो ऐसा पेपर आ रहा है कि सिर्फ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब अगर सा कोई हो रहा है तो सबसे ज़्यादा जीएस में ही हो रहे हैं सब, क्योंकि जीएस मतलब अथाह है ये। और अगर हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी की बात करें, ये तो अभी सब मतलब 18-19 क्वेश्चन सब सभी आराम से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम जीएस के को ही देखते हैं और जीएस के आज अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि ढांक किस नृत्य का प्रमुख वाद्य है। जो आपका ढांक जो है किस नृत्य का प्रमुख वाद्य है। ठीक, चलिए देखते हैं ढांक किस नृत्य का प्रमुख वाद्य है। ऑप्शन ने दिया राय, ऑप्शन भी दिया आपका सायरा, ऑप्शन सी दिया मटकी और ऑप्शन डी दिया आपका काठी। ऑप्शन डी क्या दिया है काठी। तो अगर हम ढांक की बात करें, किसकी बात करें, ढांक की, तो किस नृत्य का प्रमुख वाद्य है, तो यह है आपकी काठी का। किसका है, काठी, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है यह सही आंसर होता है। और जो आपका वाद्य यंत्र है कब बजाया जाता है, तो माता पार्वती के सम्मान में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। कहाँ पर बजाया जाता है, निमाड़ क्षेत्र में बजाया जाता है। और यह शिवरात्रि के शुभ अवसर पर मतलब पूरे दिन यह बजाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी। मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन है दिया आपका पणजी, ऑप्शन भी दिया चंडीगढ़, ऑप्शन सी दिया मुंबई और ऑप्शन डी दिया आपका ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन डी क्या दिया है, ग्रेटर नोएडा। तो अगर पूछे मोटो जीपी भारत रेस जो आपका 2023 का अगर पूछे किस शहर में आयोजित की गई थी, तो यह किया गया था आपका ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में किया गया था। और इसकी बात करें तो यह भारत द्वारा आयोजित पहला मोटो जीपी ग्रांड प्रिक्स कार्यक्रम था। और यह 22 से कब तक था, तो यह 22 से 24 सितंबर 22 से 24 सितंबर 2023 तक, मतलब 22, 23, 24 यानी 3 दिनों तक यह रेस चला था। कहाँ पर, किस शहर में, तो ग्रेटर नोएडा में यह मतलब था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बोहरियम का परमाणु क्रमांक क्या है। बोहरियम का परमाणु क्रमांक क्या है, जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिक वैज्ञानिक निल्स बोहर के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन दिया 117, ऑप्शन बी दिया 107, ऑप्शन सी दिया आपका 113 और ऑप्शन डी दिया आपका 101। तो बोहरियम का परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक है आपका 107। कितना है, 107। अगर हम बोहरियम की बात करें तो ये आपके एक सिंथेटिक रासायनिक तत्व है। क्या है, बोहरियम एक सिंथेटिक रासायनिक तत्व है। जिसका प्रतीक की बात करें, बोहरियम का प्रतीक क्या है, तो इसका प्रतीक है आपका BH है। क्या है, बोहरियम का प्रतीक क्या है, BH है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है आपके भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है। ऑप्शन ने दिया है अनुच्छेद 243 ZG से अनुच्छेद 243 ZJ तक। ऑप्शन भी दिया आपका अनुच्छेद 243 P से अनुच्छेद 243 ZG तक। ऑप्शन सी दिया आपको अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक। और ऑप्शन डी दिया आपका 243 A से अनुच्छेद 243 O तक। ठीक है, तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, संविधान में सहकारी समितियों का प्रावधान अगर किसमें है, तो आपका अनुच्छेद 243 ZG से अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है यह सही आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा जो है यह सही आंसर होता है। अगर हम किसकी बात करें,
सहकारी समितियों की बात करें तो यह 2011 के, कब, 2011 के 97वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत सहकारी समितियों के संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई थी। कौन सा संविधान संशोधन था? 97वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये? 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में से सहकारी समितियों की संवैधानिक दर्जा एवं सुरक्षा प्रदान की गई थी। सरकारी समिति के मतलब सरकारी समितियों को सुरक्षा और संवैधानिक दर्जा प्राप्त की गई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात है, जहां प्रति 1000 पुरुष पर केवल कितनी महिलाएं हैं। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दमन और दीव कहाँ पर, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव। ठीक है, भारत के सभी केंद्र शासित सभी के केंद्र शासित प्रदेशों में अगर पूछे कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, तो टोटल आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, तो उसमें बात कर रहा है दमन और दीव जो है आपके सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात है। दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें सबसे कम लिंगानुपात है, जहाँ पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, यही पूछा है। ऑप्शन ए दिया 818, ऑप्शन बी दिया आपका 618, ऑप्शन सी दिया आपका 777 और ऑप्शन डी दिया 534। अगर हम दमन दीव की बात करें तो यहाँ पर कितनी महिलाएं, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, यहाँ पर आपके 618 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और ये भारत का सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ सबसे कम लिंगानुपात है। अगर पूछे सबसे अधिक लिंगानुपाती वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका पुदुचेरी है। कौन सा है? पुदुचेरी जो आपका सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछे कितनी महिलाएं हैं, यहाँ पर 1176 महिलाएं। कितने पर? 1000 पुरुष पर 1000 पुरुष पर आपकी 1176 महिलाएं कहाँ पर है? पुदुचेरी में। ठीक है, कहाँ पर है? पुदुचेरी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सरकार भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत श्रमिकों के लिए मानवीय गरिमा के अनुकूल जीवन सुरक्षित करने के लिए बनाए गए सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन दिया अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी दिया आपका अनुच्छेद 21। तो जो आपका भारतीय सरकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत, यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए मानवीय गरिमा के अनुकूल जीवन सुरक्षित करने के लिए बनाए गए सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या है? आपकी बाध्य है। क्या है? बाध्य है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें क्या बताया गया? अस्पृश्यता का अंत के बारे में किसमें बताया गया? अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें क्या? धर्म, मूल जाति, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के मतलब ये भेदभाव के बारे में इसमें बताया गया। किसके जन्म हो गया, जाति हो गई, मूल वंश हो गया, लिंग हो गया, इसके मतलब भेदभाव के बारे में किसमें बताया गया? अनुच्छेद 15 में बताया गया। अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता इस किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 19 में बताया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंची थी? किसकी बात कर रहा है? 11वीं शताब्दी की। पूछा है 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल की सेना जो है आपकी बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंची थी? ठीक, ऑप्शन ए दिया राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी दिया आपका राजा प्रथम, ऑप्शन सी दिया आपका विजयालय और ऑप्शन डी दिया आपका राजा धीराज प्रथम। ठीक है, तो अगर पूछे किसकी सेना जो आपकी गंगा तक पहुंची थी तो ये थी आपकी राजेंद्र प्रथम की सेना गंगा तक पहुंची थी। किसकी पहुंची थी? राजेंद्र प्रथम की सेना पहुंची थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन 37वें राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक तालिका का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य बन गया? 200 पदक तालिका का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया आपका हरियाणा, ऑप्शन सी दिया मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका कर्नाटक। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो आपका 37वें राष्ट्रीय खेलों में 200
200 पदक तालिका का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य बना है, तो बना है आपका महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। ठीक है। अगर पूछे खेल हुआ कहाँ पर था, तो आपके गोवा में। कहाँ पर हुआ था? गोवा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? गुजरात के खेड़ा जिले में किसके लिए? किसानों के समर्थन में। ठीक है। ऑप्शन ए दिया 1916, ऑप्शन बी दिया आपका 1920, ऑप्शन सी दिया 1919 और ऑप्शन डी दिया 1918। ऑप्शन डी दिया क्या है? 1918। तो खेड़ा आंदोलन कहाँ पर हुआ? सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। किसके लिए हुआ था? किसानों के समर्थन में हुआ था। कब हुआ था? तो हुआ था 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए दिया लक्ष्मीधर, ऑप्शन बी दिया जयनाका, ऑप्शन सी दिया आपका हरिशेर और ऑप्शन डी दिया आपका राजशेखर। ऑप्शन डी क्या दिया है? राजशेखर। ठीक है। तो बृहत कथा कोश अगर पूछे बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आपके हरिशेर थे। कौन थे? हरिशेर थे। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है। हरिशेर जो है आपके एक संस्कृत विद्वान और कवि थे। कौन थे? अगर पूछे हरिशेर कौन थे, तो आपके एक संस्कृत विद्वान और कवि थे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है आपके रबी फसल की उदाहरण है? ठीक है। अगर हम रबी फसल की बात करें तो रबी फसल किसके कहते हैं? जो फसल सर्दियों में बोई जाती है, जो फसल सर्दियों में बोई जाती है उसे रबी फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे सरसों हो गया आपका, गेहूं हो गया आपका। ठीक है। ये सब आपके सरसों हो गया, गेहूं हो गया, सब आपके किसके अंतर्गत? चना मटर ये सब आपके रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। कब बोई जाते हैं? आपके सर्दियों में आपके बोई जाती हैं। ठीक है। तो इसमें पूछा गया रबी फसल ही पूछा है, कौन है? सरसों है। इसके अंतर्गत इसके अलावा कौन कौन आते हैं? हो जाता है आपका गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया। ठीक है। ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब के सब आपके रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसे साख मुद्रा यानी क्रेडिट मनी कहा जाता है? ऑप्शन दिया मुद्रा मूल्य बराबर वस्तु मूल्य, ऑप्शन भी दिया आपका मुद्रा मूल्य ग्रेटर देन वस्तु मूल्य, ऑप्शन सी दिया आपको मुद्रा मूल्य बराबर और मुद्रा मूल्य कम बराबर वस्तु मूल्य से 10% और ऑप्शन डी दिया आपका मुद्रा मूल्य लेस देन वस्तु मूल्य। ठीक है। तो अगर पूछे साख मुद्रा किसे यानी क्रेडिट मनी किसे कहा जाता है? ये क्या आता है आपको? मुद्रा मूल्य ग्रेटर देन वस्तु मूल्य। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है कि मुद्रा मूल्य जो होता है आपका वस्तु मूल्य से अधिक होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ है? मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया नृत्य, ऑप्शन बी दिया आपका गायन, ऑप्शन सी दिया आपका जप और ऑप्शन डी दिया आपका अनुष्ठान। ऑप्शन डी क्या दिया है? अनुष्ठान। तो अगर पूछे मध्ययुगीन शब्द रक्स का किसका अर्थ पूछा है? रक्स का अर्थ क्या है? तो रक्स का अर्थ है आपका नृत्य। क्या है? रक्स का अर्थ क्या है? नृत्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा धन का एक गतिशील कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा धन का एक गतिशील कार्य है? ऑप्शन दिया मूल्य का माप, ऑप्शन बी दिया आस्थगित भुगतान का मानक, ऑप्शन सी दिया ऋण एवं तरलता का आधार और ऑप्शन डी दिया विनिमय का माध्यम। ऑप्शन डी क्या दिया है? विनिमय का माध्यम। तो पूछा है कौन सा धन का एक गतिशील कार्य है? तो कौन सा गतिशील कार्य धन का एक गतिशील कार्य है? तो ये आपका ऋण एवं तरलता का आधार यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? ऑप्शन दिया राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा और कृषि दूसरा दिया ऑप्शन 2 दिया कि कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना, ऑप्शन सी दिया पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी दिया आपको सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण। ठीक है।
तो किसकी बात कर रहा है? 42वें संविधान संशोधन। किसकी? 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से उसमें बताया, मतलब अगर बात करें तो पूछा कि भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? अगर सिर्फ क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन दिए इसके अनुसार बात करेंगे तो इसमें जोड़ा गया था आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ जाता है? ये आ जाता है आपको मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और यह कब हुआ था? इसका मतलब इसे कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि फतेहपुर सीकरी शहर डैश द्वारा बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी शहर जो है आपका किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन दिया अकबर, ऑप्शन भी दिया आपका औरंगजेब, ऑप्शन सी दिया आपका शाहजहां और ऑप्शन डी दिया आपका जहांगीर। तो फतेहपुर सीकरी की बात करें किसके द्वारा बनाया गया? तो बनाया गया था अकबर के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 16वीं शताब्दी में से बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, यह डैश में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन भी दिया आपका ऑप्शन ए दिया दिल्ली, ऑप्शन भी दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका बिहार। तो किसकी बात कर रहा है? आराम बाग की बात कर रहा है। किसकी? आराम बाग। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग किसके द्वारा बनवाया गया? बाबर के द्वारा बनवाया गया। यह कहाँ पर बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1528 में बनवाया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा यह बनवाया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर पूछे किस स्थान पर है तो आपके आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में। आराम बाग कहाँ पर है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया? 1528 में। ठीक, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।